हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर क्लास 8 का इंग्लिश का सॉल्व करेंगे। ये सेशन 2023 एंड 24 का है। न्यू सैम्पल पेपर है एकदम, ये अभी कुछ दिनों ही पहले आए हैं और ये आपके एग्जाम का एकदम पैटर्न है। इसी तरीके का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, आपको ज़रूर फॉलो करना है। आप ज़रूर ध्यान से जब इस सैम्पल पेपर को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैम्पल पेपर में कुछ चेंजेस आए हैं। 60 मार्क्स का टोटल है, 2.5 घंटे का पेपर है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। 16 मार्क्स का ए सेक्शन होगा, बी राइटिंग होगा, 12 मार्क्स का ग्रामर होगा, 14 मार्क्स का और लिटरेचर होगा 18 मार्क्स का। तो आइए करते हैं सैम्पल पेपर को स्टार्ट। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आइए करते हैं सेक्शन ए, रीडिंग। 16 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली। हमें यहाँ पैसेज दिया गया है, अर्न से रिलेटेड एक पैसेज है, चींटियों से रिलेटेड है कि किस तरह से वो काम करती है, कैसे वो सर्वाइवल करती है, उसी से रिलेटेड है। तो आइए रीड करते हैं। अर्न ऑफन ओवरलुक द अमंग ऑफ द स्मॉलेस्ट येट वाइजेस्ट क्रिएचर्स। जो अर्न है, जो चींटियां हैं, वो क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट, छोटी और वाइजेस्ट मतलब कि बहुत क्लेवर होती हैं। ऑब्जर्विंग देयर लाइव्स रिलीव अस आउटस्टैंडिंग फैक्ट दैट these industries insect they communicate using antenna। वो एंटीना से क्या करती है, कनेक्ट करती है एक दूसरे से, टचिंग ईच अदर फीलर्स एज दे पास बाय। आंट लिव वेल ऑर्गेनाइज कॉलोनीज। जो आंट्स होती हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज कॉलोनीज में रहती है। नेस्ट एंड थ्रिल्स कंसिस्ट इन न्यूमरस रूम एंड पैसेज। विद इन दीज नेस्ट देयर आर क्लियर डिवीजन लेबर। वहाँ पे क्या मिलता है, काम का पूरा पूरा बंटवारा मिलता है, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। क्वीन ले एग्स। क्वीन क्या करती है, जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। वर्कर्स गैदर फूड एंड टेंड टू द यंग। और जो वर्कर्स आंट होती है वो फूड गैदर करती है, इकट्ठा करती है। सोल्जर प्रोटेक्ट कॉलोनीज। और जो सोल्जर्स आंट होती है वो प्रोटेक्ट करती है कॉलोनी को। इंटरेस्टिंग आंट ऑल्सो को exist with other creatures like beetle and green flies, the later beings milked for the honeydew। This symbiotic relationship highlighted and advanced social creatures and the efficient। क्या कह रहे हैं कि जो आंट है वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, मतलब कि मिलकर भी रहती है। किस किस के साथ में, यहाँ पर दिया गया बीटल्स और ग्रीन फ्लाइज के साथ में। देयर कम्युनिटीज लाइफ मार्क्ड बाय हार्ड वर्क। वो क्या करती हैं, हार्ड वर्कर्स होती है, डिसिप्लिन होता है, लॉयल्टी होती है। ऑफर वैल्यूएबल लेसन फॉर अ ह्यूमन सोसाइटी। और ह्यूमन सोसाइटी को क्या देती है, एक वैल्यूएबल लेसन देती है। तो इसको रीड करना है, इसी में से हमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फर्स्ट के। तो आइए देखिए क्या कहा गया है। आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। व्हाट डू आंट यूज कम्युनिकेट विद देयर ईच अदर। किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, विद देयर एंटीना। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए जरा, देखो, वेयर डू आंट टिपिकली लिव। कहाँ पर रहती हैं जो आंट्स है, देखो नेस्ट में, एंथ्रिल्स में। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इन नेस्ट और एंथ्रिल्स में। ट्रीज, अंडर वाटर और लीव्स। तो उन्होंने कहा टिपिकली मतलब जनरली कहाँ पे रहती है, तो जनरली यहाँ पर रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द प्राइमरी रोल ऑफ वर्कर आंट इन द कॉलोनीज। जो प्राइमरी रोल ऑफ वर्कर आंट, वर्कर आंट्स का क्या काम है, गैदर फूड एंड केयर फॉर द यंग। देखो हमने सभी समझा है, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ants allow to other creatures like green fly to live in their nest to companion to milk them for honeydew। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन ह्यूमन लर्न फ्रॉम आंट। आंट से ह्यूमन को क्या सीखना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए उनका हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में भी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे रीड करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली। 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। मिस्टर अलोक एंड मिस्टर ब्रिज आर नेबर्स एंड एप्पल फार्मर इन ग्रीन मैडवन। क्या कहा जा रहा है, मिस्टर अलोक और मिस्टर जो ब्रिज है वो क्या है, नेबर्स हैं और एप्पल फार्मिंग का काम करते हैं। एट अलोक यूज नेचुरल फार्मिंग मेथड इन इस एप्पल एंड सेल देम इन हायर प्राइस 220। तो कहते हैं कि अलोक जो है वो क्या करता है, नेचुरल फार्मिंग करता है, मैन्योर्स का यूज़ करता है, केमिकल का यूज़ नहीं करता है, और वो हायर प्राइस पर अपने जो एप्पल है वो सेल करता है 220 पर केजी। उसके बाद मिस्टर बीज यूज़ केमिकल, जो मिस्टर बीज है वो केमिकल्स का यूज़ करते हैं और मोर एप्पल ग्रो करते हैं, सेल देम इन 180 पर केजी। और 180 का क्या करते हैं, पर केजी वो सेल कर देते हैं। ऑल्दो मिस्टर बीज ग्रो मोर एप्पल, मिस्टर लोग एप्पल्स आर प्रेफर बाय सम पीपल बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक। वो कह रहे हैं कि ब्रिज क्या करता है, ज़्यादा एप्पल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, जो मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं, अलोक के एप्पल्स, क्योंकि वो ऑर्गेनिक हैं। एट द एंड ऑफ सीजन
मिस्टर अलोक हैज 1.1 लाख वाइल द मिस्टर ब्रिज मेड 1.32 लाख। क्या कह रहे हैं कि एंड पे क्या जो लास्ट में क्या कहा था, मिस्टर अलोक को 1.1 लाख का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जबकि मिस्टर ब्रिज जो है वो 1.32 लाख का प्रॉफिट करते हैं। देयर चॉइस शुड शो द बैलेंस बिटवीन द मेकिंग मनी एंड फॉर्मिंग इन वे द गुड फॉर द अर्थ। क्या कहा जा रहा है कि देयर इज चॉइस, यहाँ पे चॉइस है कि आप 120 का लो या 220 का लो या 180 का लो, मेकिंग मनी या तो मनी बनाओ, एंड फार्मिंग व्यू द गुड फॉर हेल्थ, और उसके लिए क्या, अर्थ के लिए क्या हो, जो अच्छा हो। ये हमने समझ लिया। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं हम, जिससे कि हमारा जो वीडियो है छोटा बने और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाए। वट प्राइस डज मिस्टर ब्रिज सेट टू द फॉर हिज एप्पल पर किलोग्राम। तो मिस्टर ब्रिज ने कितना पर किलोग्राम पे कितना सेट किया है मिस्टर ब्रिज ने, देखो मिस्टर ब्रिज ने यहाँ पे हम देखते हैं, तो मिस्टर ब्रिज क्या कर रहे थे, केमिकल का यूज कर रहे थे, तो 180 बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, मिस्टर अलोक सेल हिज ऑर्गेनिक एप्पल एट अ प्राइस ऑफ डैश पर केजी। मिस्टर अलोक ने कितने पे ऑर्गेनिक एप्पल को प्राइस पर केजी पे डिसाइड किया था, मिस्टर अलोक ने कितने पे किया था, देखो हम अभी पढ़ा था, याद करो कि कितने पे किया था, 220 पर, विच अप्रोक्स 20% हाइयर देन अ प्राइस ऑफ मिस्टर ब्रिज। क्या है, 20% क्या है, हाइयर है वो, मिस्टर जो अलोक है उसने 220 पर, और जो मिस्टर ब्रिज थे उन्होंने 180 पर क्या किया था, डिसाइड किया था। हाउ मच मोर डज मिस्टर ब्रिज अर्न कंपेयर टू मिस्टर अलोक, कितना ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, यहाँ पे हमने देखा था 1.32 लैक्स क्या कौन कमा रहा है, ब्रिज कमा रहा है, और 1.1 मतलब 110 कौन कमा रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो अलोक कमा रहा है, तो कितना होगा, 22,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हाउ मच मोर डज, यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना होगा, मोर डज मिस्टर ब्रिज अर्न, कितना कंपेयर करना है, आप दोनों में माइनस करके बताना है, तो 22,000 यहाँ पे ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, What is the main difference in forming method between Mr. Alok and Mr. Breeze? उन दोनों के फॉर्मिंग में क्या मेथड अलग है, तो यहाँ पे कहा गया, देखो अलोक यूज मोर वाटर, ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर ब्रिज यूज ट्रेडिशनल मेथड, ऐसा भी नहीं है, मिस्टर अलोक एम्प्लॉय केमिकल फर्टिलाइजर, मिस्टर ब्रिज फार्मिंग रील्स ऑफ केमिकल, वो क्या कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What might be the reason that some people prefer Mr. Alok apples? क्या रीजन था जो मिस्टर अलोक के एप्पल्स को लोग खरीद रहे हैं, दे आर ऑर्गेनिक, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सेक्शन बी देखते हैं, जहाँ पे क्या दिया गया, एक आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन सी में आपको पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है, उसी से रिलेटेड पैराग्राफ है। तो ये क्वेश्चन जो है, हम जो ग्रामर के क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th दोनों ही क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ हम मैडम एक नया वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके लिए बना दूंगी। लेकिन अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो क्या कहा गया सेक्शन सी में, रीड द पैराग्राफ केयरफुली फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, हमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स लगाने हैं यहाँ पर और क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, लास्ट वीकेंड आई वेंट टू अ पार्क, आई वेंट टू द पार्क, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, द पार्क नियर माई हाउस, इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सन, अब सेकंड में क्या आ जाएगा, द सेकंड में भी ए आ जाएगा, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली ऑन माई वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, देखो यहाँ पे एन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आप ए लगा दीजिएगा, बी यहाँ पे क्या आएगा, वेंट टू अ पार्क नियर माई हाउस, इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, द सन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली ऑन माई वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, वी डिसाइड टू टेक अ वॉक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाओ, बी आंसर सही हो जाएगा, वॉक अराउंड द लेक, ड्यूरिंग आवर वॉक वी सा एन ईगल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ईगल सोरिंग हाई इन द स्काई, इट वॉज अ पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग, तो देखो यहाँ पे आंसर भी लिख दिया और यहाँ पे मार्क भी लगा दिया है, ठीक है, ध्यान से करिएगा, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है उसे रीड करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मॉडल्स दिए गए हैं, 4 करने हैं आपको, हम यहाँ पे सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल फॉर सेफ्टी, यू मस्ट वियर, आपका यहाँ पे क्या लिखना है, यू मस्ट, हालांकि शुड भी आएगा लेकिन जब ये कंपलसरी होता है तब हम मस्ट का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट
वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट में देखिए बी में जब भी कोई परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में डैश वी डैश हैव गोन टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो क्या आ जाएगा, वी वुड, क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा यहाँ पे, वी वुड हैव गोन टू द बीच, हम बीच पे गए थे लेकिन बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई, तो वुड आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड डी में देखिए वी डैश कंप्लीट आर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, तो वी नीड टू, हमें कंप्लीट करने की पूरी ज़रूरत है, वी नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, तो नीड टू आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए डैश आई यूज़ योर फोन टू मेक अ क्विक कॉल, तो यहाँ पे आएगा कैन आई, यहाँ पे कोई देखो वो नहीं है, परमिशन नहीं है, कैन आई यूज़ योर फोन टू मेक अ कॉल, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ, तो क्विक कॉल, तो यहाँ पे कैन आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें यहाँ पे जो दिया गया है उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, प्रीपोजिशंस है। तो फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं हम, जिससे कि जो है क्वेश्चन करना सोल्व आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रखते हैं हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पे, फर्स्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट देखिए आई विल मीट यू एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो कहाँ पे मिलेंगे, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो मूवी किस पे है, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ही इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन मैथमेटिक्स, वो अपनी एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज के कारण क्या है, जाना जाता है। द कॉफी शॉप इज लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन, ये देखो ये लिखा हुआ, बिटवीन द बैंक एंड द लाइब्रेरी, ओके, जो कॉफी शॉप है वो बैंक और लाइब्रेरी के बीच में है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, द पैसेज बिलो हैज़ नॉट बीन एडिटेड, क्या कहा गया, एक पैसेज है जिसमें थोड़ी मिस्टेक है, एरर है, वहाँ पे आपको एरर भी लिखनी है और उसके अलावा उसको करेक्ट भी करना है। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन 9th में आते हैं, तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन कराने के लिए ये पैटर्न जो है चेंज किया गया है थोड़ा, तो इसीलिए आपको ये दिया गया है। तो देखो 9th में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको एरर भी पहचाननी होती है और उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको करेक्ट भी करना होता है। तो देखो यस्टरडे आई वाज वॉकिंग टू द पार्क एंड आई सीन अ स्ट्रेंज डॉग, इट वाज फॉलोइंग मी फॉर अ व्हाइल, तो देखो पास्ट टेंस में चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीन दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, सो, तो आपको ये दोनों ही चीजें लिखनी है। सीन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, उसकी जगह आपको लिखना है सा, ठीक है। यस्टरडे मैं वॉक कर रहा था, तभी मैंने एक स्ट्रेंज सा डॉग देखा एंड इट वॉज फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए वो मुझे क्या करने लगा, फॉलो करने लगा। आई स्टॉप टू सी इफ इट हैज़ अ कॉलर एंड एनी आइडेंटिफिकेशन, मैं रुका उसको देखने के लिए। एंड देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था, सी की जगह सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि एक जगह जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसके जस्ट बाद दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आते, तो यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हुआ है। इफ इट हैज़ अ कॉलर, तो यहाँ पे हैज़ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और उसकी जगह क्या आएगा, हैड। इट हैड अ कॉलर, उसके पास में कॉलर या कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, बट देयर वाज नथिंग, आई डिसाइड टू टेक द डॉग होम एंड लुक फॉर इज ओनर, और मैंने कहा उसको घर लेके जाऊंगा और वहां जाके इसके ओनर को पहचानूंगा। ऑन द वे होम द डॉग वाज वेरी काम एंड ओबीडियंट, वहां रास्ते में जो डॉग था वो बहुत ही काम, मतलब शांत और ओबीडियंट था। आई पोस्ट इट पिक्चर, पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पोस्टेड, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, पोस्टेड, तो ईडी लगा देंगे हम, ठीक है। आई पोस्टेड इट पिक्चर ऑन सोशल मीडिया विद इन अ फ्यू आवर्स इट्स ओनर कॉन्टैक्ट मी, तो इट्स ओनर कॉन्टैक्टेड मी, उसके मुझे, क्योंकि पास्ट टेंस में चल रहा है ना, तो ये देखो मिस्टेक को फिर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट हम लिख देंगे, कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और सही क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्टेड, तो कॉन्टैक्टेड ईडी लगा देंगे आगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, दोबारा एक बार नीचे स्पेलिंग लिख देती हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्टेड आ जाएगा, ठीक है, ईडी लग जाएगा पीछे इसकी, बस ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकरेक्ट लिखना है और यहाँ पे करेक्ट लिखना है, सीन और सा, हैज हैड, पोस्ट पोस्टेड, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टेड, ठीक है। और उसके बाद दे वर ग्रेटफुल एंड आई हैड टेकन केयर ऑफ देयर पेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिटरेचर का पार्ट दिया गया है जो कि 18 मार्क्स का है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखो टीली वाला जो चैप्टर है, सुनामी वाला, उसमें से लिया गया है। यहाँ पे 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो आपको सॉल्व करने हैं। देखो 1 क्वेश्चन डू एनी 2 क्वेश्चन करने, 1 वर्क्स के, ओके। देखो क्या कहा गया, टीली saw the sea slowly rise and start a foam bubble and from Whirlpool, sorry. She remembered that she had seen its class to a video of a tsunami that had hit in the Halloween Island in 1946.
वो ज्योग्राफी के चैप्टर में, ज्योग्राफी वाला चैप्टर है ना सुनामी वाला, जिसमें उसने रीड किया होता है टिलीसा उसने, ठीक है। ही हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि चैप्टर से है। टिली ने क्या होता है, टिली की ज्योग्राफी टीचर्स ने उनको चैप्टर समझाया होता है जिसमें सुनामी के बारे में बताया होता है, और उसी ने वो सुनामी कब देखी होती है, जब वो सी के पास में गई होती है, आइलैंड के पास में गई होती है। वहाँ पे जो सी है, समुद्र है, वो क्या कर रहा है, राइज हो रहा है, फोम और बबल्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर, तब उसको वो याद आता है उसका चैप्टर। तो यहाँ से ये कहा गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड द सुनामी सो द वीडियो हिट द हॉलवेन आइलैंड। तो 1946, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1946। में यहाँ लिख देती हूँ 1946, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस। टिलीज रिकलेक्शन ऑफ द वीडियोज हेल्प हर रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ, यहाँ पे देखो, सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म। सेकेंड का आंसर, form bubbles and from whirlpools. She remembered that she had seen in class video from tsunami. It had the बस सुनामी यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे याद आया, जब उसने जो समुद्र है उसको राइज होते देखा, फोम्स बनते देखे, बबल्स बनते देखे। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फोर्थ इन द पैसेज। फोर्थ का मतलब होता है बबल्स ना, फोम और बबल्स। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इसका थर्ड का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड का आंसर लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। तो ये फोम एंड बबल क्या होता है, फ्रोथ कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में एक स्नाजो दिया गया जिसे रीड करना है। द सन ग्लिटर्स ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोकन वेवली, ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद द शेल, ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम्ड टू नो me and said, I hired you with nothing. From henceforward the bargain struck a child play made me a free man. ठीक है, ये आपने रीड किया है कि वो उसको क्या चाहिए एक्चुअल में, उसके बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, What was the effect of the sun in the poem? सन का क्या इफेक्ट है यहाँ पे, जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, सन का क्या इफेक्ट है। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, इट क्रिएट शेडो, नहीं सॉरी, इट मेड द सैंड अपीयर ग्लिटर्स। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग इन द पोएम। चाइल्ड क्या कर रहा था उसके अंदर, तो प्लेइंग विद शेल, शेल के साथ में क्या कर रहा है, खेल रहा है। नेक्स्ट देखिए, what was the outcome of the bargain struck with the child। what was the outcome of the bargain struck with the child, क्या उसका आउटकम रहा था यहाँ पर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर बिकम अ फ्री मैन। उससे क्या बन जाएगा, स्पीकर फ्री मैन बन जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्या हैं, आपकी बुक में से लिए गए हैं। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कम्युनिटीज एजुकेशन इज रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी। क्या कहा गया है, व्हाट कैन बी द इन्फर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली वार्निंग। क्या इंपॉर्टेंस होती है कि अगर पहले से ही क्या कर दिया जाए, सुनामी ऐसा कोई भी नेचुरल जो डिजास्टर है उसके बारे में पहले से ही वार्निंग दे देते हैं या एजुकेट कर देते हैं लोगों को इस चीज़ के बारे में, तो किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आपको क्या कहा गया है कि अगर पहले से ये वार्निंग अगर लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि अगर ऐसा आया तो जैसे आपके मॉक ड्रिल होती है ना, उसी तरह से अगर पहले से ही कोई अगर सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, तो किस तरह से स्टेप लेने हैं, तो उसका इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर किस तरह से लिखेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम एम टू मिटिगेट द रिस्क प्रोड्यूस बाय डाइजेस्टर। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो क्या करता है, मिटिगेट करता है, रिस्क को कम करने के चांसेस कर देता है जो कि डाइजेस्टर से आने वाले होते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एडवांस नोटिस टू पोटेंशियली हजार्ड, अर्ली वार्निंग सिस्टम enable individual communities and organization to take appropriate measure to minimize the potential impact of disaster। मतलब किसी भी डिजास्टर से जो नुकसान होने वाला है उसके होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं अगर लोगों को अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि अगर आप भूकंप आ रहा है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको क्या करना है, बजाय कि किसी पोल पे खड़े होने के आपको क्या करना है, किसी ऐसी जगह पे छुपना है जिससे आपको कम से कम चोट लगे। इसी तरह से सुनामी आने पर आपको क्या करना है, तो ये होता है अर्ली वार्निंग देने के कि लोगों को अवेयर करने से उनको बचाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है और नुकसान कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन व्यूड द फ्रॉम हाई अबव। जब जो यहाँ पे ज्योग्राफी चैनल जो लेसन है उससे लिया गया है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन व्यू द हाई अबव। जब क्या है उस तरीका हाई अबव आ रहा था तब पोएट को क्या फील आता है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जब ये ज्योग्राफी लेसन से लिया गया, जब पोइट क्या हुआ था, पोइट हाई फ्लाइट पर चला गया था, तो उसे क्या लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे क्या नजर आ रहे थे जब वो ऊंचाई पर पहुंच गया था अपनी फ्लाइट पर। तो देखो व्हेन द जेट वाज अबाउट 6 माइल, जब 6 माइल पे पहुंचा, देयर इज नो वाटर देन लैंड ऑन अर्थ. While appreciate the geography niches of our planet, the poet unable to understand the tendency of build borders to erect walls and create fence. वो कह रहे हैं कि जब ऊपर पहुंच गए थे, जब वो ऊपर पहुंच गया तो वहां पे क्या है, लैंड जो है, वाटर ज्यादा है लैंड पर, तो वो इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहा था कि क्यों जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, बॉर्डर्स बनाया है उन्होंने, वॉल्स बनाई है, फेंस. व्हेन ही लुक डाउन एज ही वाज क्लियर टू हिम दैट द अर्थ वाज राउंड. और उसको क्या लग रहा था कि राउंड, क्या उनको फील हो रहा था जब वो ऊपर पहुंच गए थे कि क्यों ये लोग इतने बॉर्डर बना रहे हैं या ये बाउंड्रीज बना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं. जब ऊपर देखते हैं तो सब क्या लगता है, एक जैसा ही लगता है. अर्थ कैसे दिखती है हमको, राउंड ही दिखती है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फोन रिकलेक्टर ऑफ द फॉलो जोड़ी अप द स्टेप कॉन्ट्रेरी हिज एक्सपेक्टेशंस. देखो क्या कहा गया, दिस इज जोडीज फोन चैप्टर्स में से लिया गया है. जब जोड़ी क्या करता है, फोन को घर पे ले आता है और उसके बाद उसको स्टेयर्स पे चढ़ा रहा होता है, तो वो एकदम चढ़ता नहीं है, मतलब थोड़ा पीछे की तरफ हटता है, अपने स्टेप्स को पीछे की तरफ करता है. ये जोड़ी को एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट लगता है. भी उसको लगा था जैसे जैसे वो उसके साथ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा, तो ऐसा क्यों है, देखते हैं इसका आंसर. When the phone reached Jody home, he did not follow Jody up the step because the strangers of the house and the step and the everything. उसको हर एक चीज क्या लग रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रह रहा है, जंगल में रह रहा था ना, उसके पास ऐसा कुछ नहीं था. इसीलिए वो क्या हो रहा था, पीछे की तरफ हट रहा था, वहां से कहीं हटने, मतलब जाने की, मतलब उसको पकड़ रखा था पीछे से, वो उसको धक्के मार के आगे कर रहे थे, लेकिन वो जाने से मना कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. अभी 2 क्वेश्चन, 3rd एंड 4th क्वेश्चन रहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चंस बना दूं या उसका भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. हाउ माइट बी द क्रिकेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ एज डिस्पिक्ट इन द पोएम द आंट द क्रिकेटर रिफ्लेक्ट सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. जो क्रिकेट और जो ये चैप्टर है आंट का, उससे लिया गया है कि उसका एटीट्यूड किस तरह से था, जो क्रिकेट का एटीट्यूड क्या था, वो क्या चाह रहा था, एकदम कुछ उसने लाइफ में कुछ करना ही नहीं, इस तरीके से सोचा था. आप ह्यूमन के बिहेवियर से किस तरह से मैच कर सकते हैं इसे. तो देखो क्या हो जाएगा. इट शोज इफ वन डज नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर ही डेस्टिनी ऑफ सफर. द क्रिकेट is in the story represent the human being who are not wise enough to save the future. मतलब फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचते हैं. such poor fellows face were awkward situation as the cricket had it. इट इज अ ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन. देखो क्या है, उसके पास में खाने को कुछ नहीं था, वो सारा टाइम क्या कर रहा था, सिर्फ बजा रहा था, गाना गा रहा था, इस तरह से पूरा टाइम वो उसने वेस्ट कर दिया. जबकि आंट ने क्या किया, उस समय अपना फूड स्टोर करके रख लिया था. लास्ट में उसने क्या किया, आंट से मांगा, लेकिन आंट ने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि भाई उसने मेहनत नहीं की ना. आंट कैसी थी, हार्ड वर्किंग थी, उन्होंने मेहनत की थी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. हु फर्स्ट अप्रोच द स्पीकर इन द पोएम द लास्ट बार्गेन ऑफर हिम अ जॉब. व्हाट वाज द ऑफर. देखो फर्स्ट में सब स्पीकर को किसने जो है ऑफर दिया था जॉब के लिए, और लास्ट बार्गेन चैप्टर से लिया गया, और क्या ऑफर था. तो आइए देखते हैं आंसर. देखो आंसर क्या है. ही रिसीव द फर्स्ट प्रपोजल फ्रॉम अ किंग. किंग से उसको सबसे पहला प्रपोजल आया था. द किंग ऑफर हिम पावर इन रिटर्न फॉर हिज लेबर. उसने क्या कहा, वो उसको पावर देगा और बदले में क्या लेगा, लेबर लेगा. बट ही रिफ्यूज द किंग ऑफर. इसीलिए उसने क्या किया था, किंग का ऑफर रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि उसे फ्री और हैप्पीनेस चाहिए थी. ठीक है, इसलिए उसने जितने भी ऑफर आए थे सब उसने डिनाई कर दिए थे. लास्ट में जो बच्चे ने दिया था ऑफर, उसने उसको एक्सेप्ट किया था. तो ये हमारा जो सैंपल पेपर है. अब देखते हैं आगे. देखो अब सैंपल पेपर, मुझे लगता है यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया है. अब सिर्फ 3rd एंड 4th क्वेश्चन है, उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा. और अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन है, क्वारीज है, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी. थैंक यू गाइज.